तो दूसरा आपका जो है वो है ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कह सकते नहीं होता, ये जननी है, मदर है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों को लाने के पीछे यही माँ है, ठीक है, जिसके बेस पे हम लोग आज अकाउंटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्वेल एस्पेक्ट अकाउंटिंग क्या है, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम लोग जनरली इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम जो आज हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, वो इसी का बेस है। डबल एंट्री सिस्टम का बेस अगर कोई है तो वो है ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट, ये एजम्पशंस जो है, ये मान के चलते हैं हम लोग इसमें कि किसी भी ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बेनिफिशियरी, अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो आप दूसरे को बेनिफिट दे भी रहे हैं, ठीक है। ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट टू फोल्ड कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री सिस्टम का ये बेस है, जिसके बेस पे हम लोग सारा एंट्री सिस्टम जो हम बताए थे, रिकॉर्डिंग, जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे, वो जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, नियम है, वो ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही है, जिसके बेस पे डबल एंट्री सिस्टम, जिसके जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, आप कह सकते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो सारा जो है ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। हम लोग इसमें मान के चलते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का टू फोल्ड इफेक्ट होता है, दो जगह उसका इफेक्ट होता है, वो एटलीस्ट दो अकाउंट को जरूर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो सारा कंसेप्ट, वो जो हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं, वो कहां है, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या है, इट इज द बेसिक फाउंडेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कहता है ये बेसिक फाउंडेशन है, बिना इसका डबल एंट्री सिस्टम का के अंतर्गत चल ही नहीं सकते हम लोग। कंसेप्ट जो मान के चलेंगे वो है ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि हर ट्रांजैक्शन का टू इफेक्ट। जैसे मैं माल परचेज करके लाया, मान लीजिए एक व्यापारी है, वो माल परचेज किया, 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, दो चीज होगा उसके पास, एक तो एक एसेट्स बढ़ेगा, स्टॉक उसके पास बढ़ जाएगा। अगर आप ये मान के चलें कि जो परचेज किया है माल वो इसी साल बिक जाएगा, तो उसका खर्चा 1 लाख रुपए का बढ़ा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होगा, उसका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो था वो 1 लाख रुपए से घट गया। तो दो इफेक्ट हुआ। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने व्यापार के अंतर्गत 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, तो वहां टू इफेक्ट्स हुआ। क्या हुआ, उस व्यापारी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम पढ़े थे एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग होता है। तो एंटिटी के अंतर्गत हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटेंट किसका है, व्यापार का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, ना कि व्यापारी का है। पहले ध्यान रखिएगा, अकाउंटेंट हम किसका है, व्यापार का है, इंटरप्राइज का है, एंटिटी का है, ऑर्गेनाइजेशन का है। तो वो क्या करता है, उसके अंतर्गत कैपिटल का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 1 लाख रुपया व्यापारी ने लगाया, तो उस व्यापार में 1 लाख रुपया आया, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कैश बढ़ जाएगा, ओके। और दूसरा चीज क्या होगा, उसके अंतर्गत लायबिलिटी बढ़ जाएगा। कौन सा लायबिलिटी, तो एक चीज समझ लीजिए, दो तरह के लायबिलिटी होंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटरनल, जो व्यापार के मालिक द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर द्वारा लगाया जाता इन्वेस्टमेंट है, वो उसका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है व्यापारी के लिए, लेकिन लायबिलिटी है किसके लिए, तो व्यापार के लिए, ठीक है। तो ये लायबिलिटी कहलाएगा व्यापार के लिए। तो दो इफेक्ट हुआ, एक तो व्यापार का लायबिलिटी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, पूंजी बढ़ा, और दूसरा क्या होता है, 1 लाख रुपया उसके बैंक में बढ़ा, तो टू फोल्ड इफेक्ट हुआ। तो उसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा लीजिए, उसका टू इफेक्ट मस्ट है। और ये उसी कंसेप्ट के बेस पर अगर वो ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट नहीं होगा तो डबल एंट्री सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। हम मान के चलते, अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जनरली हम बताएं, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते समय सिंगल एक फोल्ड को ध्यान में रखते हैं, और पर्सनल नेचर का जो ट्रांजैक्शंस है उसको लेते हैं, और एक्सपेंसेस में सिर्फ नाम एक्सपेंसेस का लिख के कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, कि हां भैया ये खर्चा हुआ है, लेकिन उसका प्रॉपर अकाउंटिंग जो है ड्वेल एस्पेक्ट कांसेप्ट में नहीं करते हैं। तो हम लोग उसमें पर्सनल नेचर का जो ये है, पर्सनल बुक्स जो है, जैसे राम से 1 लाख रुपया लाए तो राम का नाम से एक बुक बना देंगे और कैश बुक में डाल देंगे उसको, ठीक है। बट जनरल जो सारा ट्रांजैक्शंस है उसको इंडिविजुअली रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम्स का लिमिटेशंस है जो कि यूज में नहीं आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेबल है, हर जगह यूज होता है, और वो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका बेस जो है वो ड्वेल एस्पेक्ट कांसेप्ट ही है, जो बताता है एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट। अब डबल एंट्री सिस्टम मतलब ये नहीं है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करो, 2 जगह रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं है, 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, ठीक है, 2 लेजर उसका इफेक्टेड होता है, इसलिए हम उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डबल एस्पेक्ट कांसेप्ट में ये क्या है, एक फाउंडेशन है, विदाउट इसके नहीं समझ में आएगा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये कांसेप्ट माने। दूसरा, इट एज्यूम्ड एंड स्टेट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्वेल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। 2 प्लेस पे रिकॉर्डेड होगा, 2 प्लेसेस मतलब 2 लेजर में इफेक्ट होगा, ठीक है। 2 जगह एंट्री होगा, मतलब नहीं है कि यहां भी एंट्री कर लें दूसरे बुक्स में भी कर लें, नहीं, सेम एंट्री होगा बट बुक्स अलग अलग हो जाएगा। एक बुक्स में मतलब जैसे मान लीजिए परचेज का बुक्स है तो परचेज में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे एंट्री। अगर मान लीजिए हम 1 लाख का माल परचेज किए तो परचेज अकाउंट में भी लिखेंगे उसको, और कैश अकाउंट में भी लिखेंगे, या बैंक अकाउंट जिसके थ्रू पेमेंट किए हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कांसेप्ट है हम लोग मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मैटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। अकाउंटिंग करते समय हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैटेरियल फैक्ट है उस पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि सब जगह, सभी जगह उसका फोकस नहीं होना है। हम अकाउंटिंग करते समय इन बातों को ध्यान में रखना है हमेशा कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी के इंफॉर्मेशनल नीड्स को पूरा करता है,
ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? तो स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं, जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, उनके लिए बुक्स बनाते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं। तो अकाउंट्स बनाते समय हम ऐसा प्रेजेंटेशन चीजों का करना है जो इंपॉर्टेंट हो, मटेरियल हो डिसीजन मेकर के लिए। अच्छा, एक चीज और भी है, जो आपके लिए मटेरियल है कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी मटेरियल है। अब मुकेश अंबानी अगर 10,000 रुपया या 11,000 रुपया का किसी को डोनेशन देता है तो वो उनके लिए वो अमाउंट इमटेरियल है, ड्यू टू देयर नेटवर्थ जो है उनके वजह से अगर देखा जाएगा तो ये इमटेरियल है, इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। बट अगर हम लोग जैसे आदमी को, छोटे आदमी के लिए 10,000, 20,000, 50,000 भी अगर किसी को डोनेशन देते हैं या कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते समय जो मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल चीजें का मतलब होता है जो किसी के डिसीजंस को चेंज कर सकता है। अगर उस फैक्ट को हम नहीं दिखाएं, उस फैक्ट को हम हिडन कर लें, छुपा लें, तो किसी के डिसीजन पे वो इंपैक्ट कर सकता है, तो वैसा फैक्ट, वैसा तथ्य जो है मटेरियल कहलाएगा। समझ में आया चीज? मटेरियल फैक्ट वो फैक्ट होता है जो अगर हम डिस्क्लोज नहीं करें तो किसी के डिसीजन को इंपैक्ट कर देगा, या अगर हम कहें अगर उस मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज कर दें तो किसी के डिसीजन को इंपैक्ट कर देता है। ठीक है, उस मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने और नहीं करने से किसी का डिसीजन इंपैक्टेड हो जाए तो उस तरह के फैक्ट को हम मटेरियल फैक्ट कहेंगे। ठीक है, और जो मटेरियल आपके लिए है हो सकता है वो दूसरे के लिए इमटेरियल भी हो सकता है। तो आपको जैसे मान लीजिए अगर स्टेशनरी परचेज करते हैं, छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 100 पीस ऑफ स्टेपलर्स कर दे, उसका पिन कर दे, पेपर वेट कर दे और कुछ कर दे, और उसमें से मान लीजिए कुछ क्वांटिटीज बच जाता है, तो क्या वो एसेट ट्रीट कीजिएगा? भले वो अगले पीरियड में यूज होगा, भले वो एक्सपेंडिचर अगले पीरियड में यूज होगा, लेकिन चूंकि उसका वॉल्यूम ऑफ अमाउंट जो है, कंसर्निंग अमाउंट जो है वो बहुत कम है। तो मटेरियलिटी के लिए दो चीज देखने का है कि नेचर क्या है और उसका अमाउंट इन्वॉल्वमेंट क्या है, कितना उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है और वो किस नेचर का है। ठीक है, तो स्टेशनरी को हम कहां दिखाते हैं? जनरल एक्सपेंसेस में ट्रीट करके डाल देते हैं, ना कि एसेट्स, भले वो स्टेशनरी का कुछ आइटम्स अगले फाइनेंशियल ईयर में भी यूज होता है। तो ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ही है जिसके बेस पे अकाउंट्स बनाते समय एक अकाउंटेंट ये ध्यान रखता है कि कौन कौन से मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए प्रॉपर्ली, किन किन मटेरियल फैक्ट्स को हमको बुक ऑफ अकाउंट्स में लेना ही चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस ट्रांजैक्शंस का, उस फैक्ट का कितना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो कितना लोगों के डिसीजन को इंपैक्टेड कर सकता है, वो उसके मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। सॉरी, देखिए मटेरियलिटी ऑफ फैक्ट कहता है, यहां जो लिखा हुआ है वही चीज है, कहता है मटेरियलिटी ऑफ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। कितना पैसा लगा हुआ है, नेचर उसका क्या है। एनी फैक्ट वुड बी कंसीडर्ड एज मटेरियल इफ इट इज रीजनेबल बिलीव दैट इज इंपॉर्टेंट, रीजनेबल बिलीव। अब देखिए क्या है यहाँ, पर्सनल जजमेंट हम यहां बता रहे हैं, पर्सनल जजमेंट। एक अकाउंटेंट को लग रहा है कि नहीं भैया ये रीजनेबल बिलीव है, नहीं इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, और दूसरे अकाउंटेंट को लग रहा है नहीं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां है कि कोई भी फैक्ट कितना ज्यादा, एनी फैक्ट वुड बी कंसीडर्ड एज मटेरियल, कोई फैक्ट मटेरियल कंसीडर किया जाएगा, मटेरियल माना जाएगा, इंपॉर्टेंस उसका होगा अगर वो रीजनेबली बिलीव कर सकते हैं कि नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन। नॉलेज ऑफ जो है वो किसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है अकाउंट्स बनाते समय कि कौन सा फैक्ट मटेरियल है, कौन सा फैक्ट इमटेरियल है। इमटेरियल फैक्ट का ट्रीटमेंट हम लोग अलग तरीके से करेंगे, और मटेरियल फैक्ट अगर होगा तो उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ और प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग सिस्टम में ला के भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, एक और इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते चलते हैं, इसमें है हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फुल डिस्क्लोजर कांसेप्ट। याद होगा जब हम लोग गैप स्टार्ट किए, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन बोले और बताया कि गैप आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा और कुछ डिस्क्लोजर के बारे में बताएगा। तो उसमें जो ये पार्ट है मेरा, वो बताता है डिस्क्लोजर। देखिए क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर, ध्यान रखिएगा इसको, फुल डिस्क्लोजर कांसेप्ट या प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स अ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है फुल, फेयर एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। हम जब बुक ऑफ अकाउंट्स बनाएं तो उस समय बुक ऑफ अकाउंट्स ऐसा बने जो फुल इंफॉर्मेशन दे, फेयर इंफॉर्मेशन दे, उचित इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन मेकर के डिसीजन को चेंज करने के लिए यूजफुल हो। फुल इंफॉर्मेशन होगा, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा। ये कौन बताता है? फुल डिस्क्लोजर कांसेप्ट। ये मान के चलते हैं अकाउंटिंग बनाते समय, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो ये बताता है कि फुल डिस्क्लोजर कांसेप्ट के अंतर्गत कि इंफॉर्मेशन ऐसा हो जो फुल हो, आधा अधूरा नहीं हो, फेयर हो, उचित हो, जिसको दिखाना ना दिखाना अपने जजमेंट पे डिपेंड करता है, फेयर है जो हम बता रहे थे आपको मटेरियलिटी के हिसाब से, और एडिक्वेट है, पूर्णतः कंप्लीट है, सब कुछ है इसके अंतर्गत। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स अ फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट फॉर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब तक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन नहीं कहा जाएगा जब तक वो फुल नहीं हो, फेयर नहीं हो और एडिक्वेट नहीं हो। क्या? डिस्क्लोजर के मामले में। कब? जब वो सारा इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देगा, किसके लिए? जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट all the materials and relevant, फिर वही देखिए, all the material and relevant facts related to financial performance and position of entity must be fully and completely disclosed in financial statement।
इंपॉर्टेंट है फाइनेंस फुल डिस्क्लोजर। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ही है जो कहता है कि बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते समय कैसे हम उसको डिस्क्लोज करें। फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए। किसका? तो जो मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स है, मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स है किससे रिलेटेड? फर्म के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन से रिलेटेड। अब देखिए दो बातें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम लोग दो चीज ध्यान में रखते हैं। एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जो पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें कि हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल एंड रिलेवेंट है या नहीं है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा? कौन सा कॉन्सेप्ट में ये है कि आपको रखना ही है, तो वो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें अब देखिए क्या है, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन का भी तरीका है, क्या चीज पहले लिखना है, कैसे पहले लिखना है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो सारा इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होता है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग मान के चलते हैं कि बुक ऑफ अकाउंट्स में जो भी मटेरियल फैक्ट है वो रिलेवेंट है और मटेरियल है उसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे फुल्ली एंड कंप्लीटली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मेरा, एक चीज और इसमें और कुछ हम लोग राइट डाउन किए हुए थे, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स दैट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर। जैसे कौन कौन सा चीज है, देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी। अब आप सिंपल समझिए, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे आने वाला जो आपका भविष्य में जो कुछ लायबिलिटीज है, ठीक है, कुछ दायित्व हैं जो आने वाले पीरियड्स में आपको पेमेंट करने हैं, कुछ केस चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कुछ कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग है जिसमें हो सकती है कि आपको कुछ पेनल्टीज भरना पड़ जाए, कुछ ऐसा डिसीजन आ सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अनफेवर में जिसकी वजह से आपको कुछ हैवी अमाउंट्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो अच्छा क्या बताइए, इसको डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा इन्फॉर्मेशन? मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्वेस्ट करने वाला है और उनको इस केस लॉस के बारे में जो आपके अगेंस्ट में चल रहा है, जो आपके अगेंस्ट में जो कोर्ट में केसेस चल रहा है उसका जानकारी नहीं हो, तो क्या वो व्यक्ति अपना डिसीजन फर्मली ले सकता है? क्या उसका डिसीजन सही होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के केस के बारे में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में चल रहा है पता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर देगा और आपको हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो केस चल रहा है उसमें एक हैवी पेनल्टीज इंपोज हो जाए, तो आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वेस्ट किया हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसका तो सारा पैसा ही डूब जाएगा। ठीक है, उसको उसके डिसीजंस को इंपैक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन, इसलिए इसका फुल्ली डिस्क्लोजर होना चाहिए फुट नोट्स में। अब ये बताइएगा, हम बताएंगे आपको कि बुक ऑफ अकाउंट्स जब बनाते हैं तो कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते समय हम लोग ध्यान में रखते हैं कि इसको बैलेंस शीट के बाद जो हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते हैं उसमें इसको फुल्ली डिस्क्लोज करते हैं कि कौन कौन से मेरे कंटीजेंट लायबिलिटी हैं, ऐसे लायबिलिटी जो भविष्य में हो सकते हैं। दूसरा, इफ चेंजेस इन द मेथड और पॉलिसी हैव मटेरियल इफेक्ट। अगर कोई पॉलिसी या कंसेप्ट, अगर कोई पॉलिसी, कौन सा मेथड्स या पॉलिसी, जैसे डेप्रिसिएशन बुक करने का पॉलिसी, डेप्रिसिएशन बुक करने का जो मेथड्स है, गुडविल कैलकुलेशन का जो मेथड्स है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो मेथड्स है, अगर हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, और इसके वजह से कुछ मतलब जो है मटेरियल मतलब अमाउंट इफेक्टेड हो जाए, तो डिसीजन मेकर को जो है इफेक्ट कर सकता है डिसीजन लेते समय, मतलब जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकर को। तो इसलिए ये है कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट जो इफेक्ट कर सकता है डिसीजन मेकर, उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी चेंजेस, अगर आपका मेथड्स या पॉलिसी में कोई चेंजेस है तो वो भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है उसका मार्केट वैल्यू में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, बुक्स में किसी और वैल्यू पे दिखा रखे हैं और मार्केट वैल्यू कुछ और है, तो उस केस में उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कि एसेट्स 1 लाख रुपए का है और उसका मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए का होकर बैठा हुआ है, या एसेट्स 1 लाख का बुक्स में है बट उसका मार्केट वैल्यू जो है 80,000 रुपए का होकर बैठा हुआ है, तो उसको आपको उस फैक्ट को स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है? ये कॉन्सेप्ट जो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, हम शुरू में ही बताए थे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको डिस्क्लोजर के बारे में बताएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील करता है कैसे हम चीजों को डिस्क्लोज करें। ठीक है, चलिए